मॉर्निंग स्टूडेंट्स, भारतीय ऑनलाइन क्लास की एजीवाई क्लास में मैं हिमांशु शर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, पिछले चैप्टर में हम पढ़ रहे थे फिश की इंफॉर्मेशन, फिश की डिटेल हमने पढ़ ली थी। वो चैप्टर वहां पूरा कर दिया था। उस चैप्टर से कुल मिलाकर बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर क्वेश्चन आते हैं। जो मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन है वो है 1 नंबर का 1 आता है, 1 नंबर का 1 आएगा और 2 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा। मतलब 1 नंबर के 2 क्वेश्चन हो गए और 2 नंबर का 1 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में उस चैप्टर से आता है जो अपन मछली वाला चैप्टर पहले पढ़ चुके हैं। आज का जो अपना चैप्टर है वो है फसलों व भंडारण के प्रमुख कीट। ये जो अपना चैप्टर है ये बुक की यूनिट नंबर 3 है और ये चैप्टर नंबर भी 3 है बुक का। जूलॉजी का पोर्शन रह गया, इसलिए इसको मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। इसमें 8 नंबर का टोटल ये चैप्टर होता है। बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर क्वेश्चन इस चैप्टर से आएंगे और उनका मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन है 1 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर का 1 आता है और 4 नंबर का 1 क्वेश्चन आता है। देखो बोर्ड पर आप 1 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर का 1 क्वेश्चन आता है और 4 नंबर का 1 क्वेश्चन आता है। यानी इस चैप्टर से 4 नंबर का बड़ा क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है। तो ध्यान देना, आपको इस चैप्टर को पढ़ने पर मालूम पड़ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और कौन सा क्वेश्चन इस बार आने की संभावना है। ठीक है, तो अपन आज शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3, फसलों व भंडारण के प्रमुख कीट। ठीक है, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम इस चैप्टर को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो इस चैप्टर को अपन ने जैसा अपन पढ़ते हैं वैसे कर रहे हैं। पार्ट परिचय में मैंने इस चैप्टर के सारे बिंदु लिख दिए, एक एक करके आपको बता देता हूँ, फिर अपन डिटेल में एक एक बिंदु को पढ़ लेते हैं। तो इस चैप्टर का पहला बिंदु रहेगा वो रहेगा कीट विज्ञान। दूसरा बिंदु है कीटों के सामान्य लक्षण। तीसरा बिंदु है फसली कीटों का वर्गीकरण। तो उनका वर्गीकरण 4 प्रकार से किया गया है: सीजन के आधार पर, फसलों के आधार पर, आर्थिक आधार पर और वैज्ञानिक आधार पर। उसके बाद अपने सिलेबस में कौन कौन से प्रमुख कीट है उन कीटों का डिटेल डिस्कशन रहेगा, जिसमें मुख्य कीट है खरीफ की फसल के कातरा, सफेद लट, टिड्डा। रबी की फसल के चने का फली छेदक, गेहूं का तना छेदक, मेथी व सरसों का मोइला। फिर अपन पढ़ेंगे यहाँ पर भंडारण संबंधित कीट, वो है दीमक और खपरा। फिर कुछ फलों के कीट भी है जैसे बेर की मक्खी और अनार की तितली। ये अपने टोटल इस यूनिट का, इस चैप्टर का पूरा विवरण दे दिया शॉर्टली। इन पॉइंटों को अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आप देखिए कि करके अपन पढ़ना शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले बिंदु से, कीट विज्ञान से। तो बच्चों, कीट विज्ञान एक्चुअल में किसे कहते हैं इसके बारे में जानकारी लेते हैं। जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कीटों का अध्ययन करते हैं उसे कीट विज्ञान या एंटोमोलॉजी कहते हैं। एंटोमोलॉजी, कीट विज्ञान। समझ में आया कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कीटों की जानकारी लेते हैं उसे कीट विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, तो इसे ये हो गई अपनी परिभाषा हो गई। फिर आता है कीटों के सामान्य लक्षण। तो बच्चों, कीटों के सामान्य लक्षण की बात करें तो सबसे बेसिक एक डायग्राम से मैं कीट का स्ट्रक्चर आपको दिखा रहा हूं, उसको आप देखिए। जो कीट होता है वो इस प्रकार से, जैसे मैंने एक कीट का डायग्राम बनाया। तो इस कीट की तरफ क्या देख रहे हो? ये वाला पार्ट सिर, इस पार्ट को बोलते हैं वक्ष और इसको बोलते हैं उदर। तो बेसिक चीज है कि कीटों का शरीर 3 भागों से मिलकर बना होता है और ये तीनों भाग सिर, वक्ष, उदर, ये तीनों में कुल मिलाकर 20 खंड होते हैं। सामान्य तौर पर इसमें टोटल मिलाकर 20 खंड होते हैं। जो पहला खंड होता है, पहला भाग होता है, वो होता है सिर वाला भाग, जिसमें 6 खंड पाए जाते हैं। ये सिर वाला है, इसमें पहले से लेकर लगभग 6 खंड तक इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा जो भाग होता है यानी मध्य का भाग होता है वो होता है वक्षीय भाग। इसमें 7वें से लेकर 9वें तक खंड पाए जाते हैं। और जो तीसरा भाग होता है, अंतिम भाग, उसे बोलते हैं उदर खंड। इसमें 10वें से लेकर 20वें खंड तक का पार्टीशन उपस्थित होता है। तो इस प्रकार कीटों का शरीर मूल रूप से 3 भागों से सिर, वक्ष और उदर से मिलकर बना होता है। इसकी जो टांगे होती है
वो शरीर पर बहुखंडीय प्रकार की होती है। डायग्राम में दिखा रहा हूं मैं आपको, जैसे वक्ष क्षेत्र से टांगे निकल रही है, ये टाइम दिखाई मैंने आपको, जैसे देखो आपको दिख रहा है पार्टीशन। इनको बोलते हैं बहुखंड, इनको बोलते हैं खंड बोलते हैं, इसमें बहुत सारे, इसलिए बहुखंडीय प्रकार की इसकी टांगे पाई जाती है। सामान्य तौर पर कीट के शरीर पर एक जोड़ी श्रृंगिका, जिसे अपन एंटीना कहते हैं, और एक जोड़ी संयुक्त नेत्र और मुखांग पाए जाते हैं। तो देखो डायग्राम में जैसे दिख रहे होंगे आपको, इसको बोलते हैं श्रृंगिका। यहां हो गया एक जोड़ी नेत्र, और ये हो गए, ये हो गई आई नेत्र, और ये हो गया मुखांग, ठीक है, उधर हो गया, और ये हो गए पैर। इसके अलावा बात करते हैं कीटों के शरीर में, इसका जो वक्ष होता है, उस वक्षीय क्षेत्र के अंदर लगभग 3 जोड़ी संधित टांगे तथा ज्यादातर जो जातियां होती हैं उनके अंदर 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं। ये 2 जोड़ी पंख कुछ में उपस्थित या अनुपस्थित हो सकते हैं, कुछ के अंदर 1 जोड़ी पाए जा सकते हैं। डायग्राम में दिखा होगा, ये पंख है, ये पंख इस वक्षीय क्षेत्र से निकलते हैं, वक्षीय क्षेत्र से ही टांगे निकलती है। टांगों की संख्या लगभग कितनी होती है? 3 जोड़ी के आसपास होती है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, तो इसका जो श्वसन तंत्रिका होती है, श्वसन तंत्र होता है, वो नलिकीय प्रकार का होता है और शाखित होता है। इस नलिकीय तंत्र को बोलते हैं कीटों के अंदर जो श्वसन तंत्र होता है उसको ट्रैकियल सिस्टम, श्वसन के लिए होता है इसमें ट्रैकियल तंत्र। नलिकीय शाखित तंत्र होता है जो इसमें इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, और उत्सर्जन की प्रक्रिया भी इसी प्रकार की नलिकाकार तंत्रिकाओं, नलिकाकार नलिकाओं द्वारा, जिसे मेल्पिजी नलिकाएं कहते हैं, के द्वारा होती है, ठीक है। तो ये हो गई इसकी उत्सर्जन की बात। उत्सर्जन के लिए विशिष्ट मेल्पिजी नलिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। जो अपन ने 11th क्लास में, लास्ट क्लास में अपन ने बात की थी मेल्पिजी तंत्र की, जो स्टार्टिंग जो क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर था उसके अंदर आया था कीटों के अंदर। फिर बात करते हैं, इसका शरीर जो होता है वो लंबा होता है और इसमें किसी भी तरह की बोन्स नहीं पाई जाती, अस्थियां नहीं। फिर बात करते हैं, शरीर लंबा होता है, इसमें बोन्स नहीं पाई जाती, हड्डियां नहीं पाई जाती, और मूल रूप से इसमें जो कंकाल की विशेषता, जो कंकाल पाया जाता है वो काइटिन के रूप में होता है। आपको पहले बताया था मैंने, जितने भी कीट होते हैं उनके शरीर का जो बाह्य कवच, जो कठोर सा आवरण बना होता है, वो काइटिन होता है, जो उनके शरीर की सुरक्षा करता है। ये एकलिंगी प्रवृत्ति के होते हैं, यानी इनके अंदर नर और मादा जन्नांग पृथक पृथक पाए जाते हैं। कुछ के अंदर ये एकलिंगी प्रवृत्ति के होते हैं, जिसमें नर और मादा जन्नांग कैसे पाए जाते हैं? अलग अलग पाए जाते हैं। नर अलग कीट होगा और मादा अलग कीट होगी। उभयलिंगी कीट वो होते हैं जिनके दोनों जन्नांग एक ही जीव में उपस्थित होते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं, कीटों का जो जननिक तंत्र होता है वो अंडे देने के लिए रूपांतरित होता है। तो कीट अंडे देते हैं, वो संतान उत्पन्न नहीं करते हैं, अंडे देते हैं। अधिकतर कीटों में कायांतरण भ्रूण विकास के बाद होता है। एक नया नाम सुन रहे हो आप, कायांतरण। अधिकतर कीटों में कायांतरण भ्रूण विकास के पश्चात होता है, एक नया नाम आ गया, कायांतरण। तो बच्चों, कायांतरण किसी भी जीव होता है, कोई भी कीट होता है, उन कीटों के अंदर जीवन चक्र की निम्न अवस्थाएं पाई जाती है। सबसे पहले अंडे, अंडा से होता है फिर लार्वा, लार्वा से होता है कोकून या प्यूपा, और प्यूपा से फिर होता है वयस्क। ये अवस्थाएं पाई जाती है। जिस किसी कीट के अंदर ये चारों अवस्थाएं पाई जाती है, उन अवस्थाओं वाले कीटों को बोलते हैं पूर्ण कायांतरण। और अगर इनमें से लार्वा अवस्था अनुपस्थित हो, और यहां कैसा रहेगा? अंडा, अंडे से निम्फ, और निम्फ से
वयस्क। अगर ये अवस्था पाई जाती है तो इस प्रकार के कायांतरण को अपूर्ण कायांतरण कहा जाता है। पूर्ण कायांतरण मतलब जिसमें 4 अवस्थाएं पाई जाती है। कौन कौन सी? अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क, ये पूर्ण कायांतरण को। और अपूर्ण कायांतरण जिसमें अंडा, निम्फ और वयस्क अवस्था पाई जाएगी। तो परिभाषा देखो, कायांतरण किसे कहते हैं? किसी भी जीव के इस अवस्था से लेकर वापस इसी अवस्था पर वयस्क अवस्था में पहुंचना क्या कहलाता है? कायांतरण कहलाता है। तो कायांतरण कितने प्रकार हो गया? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? पहला हो गया अपूर्ण कायांतरण, एक हो गया अपूर्ण कायांतरण, एक हो गया अपूर्ण कायांतरण। पूर्ण कायांतरण के अंदर अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क पाया जाएगा, और पूर्ण कायांतरण हो गया ये। और अपूर्ण कायांतरण के अंदर अंडा, निम्फ और वयस्क अवस्था देखने को मिलती है। तो इस प्रकार कीटों का जीवन चक्र इन 2 चरणों में पूरा होता है। या तो ये अवस्था पाई जाएगी और या फिर ये अवस्था पाई जाती है। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं फसली कीटों का वर्गीकरण। हमने 2 पॉइंट पढ़ लिए। कीट विज्ञान की परिभाषा देख ली अपन ने कीटों के सामान्य लक्षण देख लिए, जो डिटेल मैंने आपको बता दिया डायग्राम के साथ में। अब अपन शुरू कर रहे हैं फसली कीटों का वर्गीकरण। तो बच्चों, फसली कीटों का वर्गीकरण मूल रूप से इन 4 भागों में किया गया है: ऋतु के आधार पर, फसलों के आधार पर, आर्थिक आधार पर और वैज्ञानिक आधार पर। तो जो सबसे पहले बात करते हैं ऋतु के आधार पर, तो ऋतु मूल रूप से फसलों के लिए 2 प्रकार की है, एक खरीफ की ऋतु और एक रबी की ऋतु। तो खरीफ की फसलों में जो कीट लगते हैं उनको बोलते हैं खरीफ फसलों में लगने वाले कीट, और जो रबी की फसलों में कीट लगते हैं उनको बोलते हैं रबी की फसलों में लगने वाले कीट। तो अपने सिलेबस में जो कीट है खरीफ की फसलों में लगने वाले, मैं उनकी बात करता हूं। तो एक तो है कातरा, फिर है टिड्डा, फिर है सफेद लट्ट और फिर है सैन्य कीट। ये अपने सिलेबस में खरीफ की फसलों के लगने वाले मुख्य कीट है। फिर बात करते हैं अपन ऋतु के आधार पर, दूसरा जो प्रकार आता है वो होता है रबी की फसलों में लगने वाले कीट। तो इन कीटों को भी हम सिलेबस के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो सबसे पहला जो आता है वो है गेहूं का गुलाबी छिद्रक या गेहूं का पिंक बोरर इंसेक्ट बोलते हैं इसको। फिर है सरसों का मोयला कीट। फिर हम पढ़ेंगे चने का फली छेदक कीट। ये रबी की फसलों पर लगने वाले कीट है। इसके बाद अपन देखते हैं सेकंड पॉइंट, फसलों के आधार पर कीटों का वर्गीकरण। तो बच्चों, अपने इस क्षेत्र के अंदर फसलें कई प्रकार की होती हैं, जैसे धान्य फसलें हैं, दलहन फसलें हैं, तिलहन फसलें हैं, सब्जियां हैं, फिर अपन बात करते हैं फलों की बात करते हैं, फिर अपन भंडारण की बात करते हैं। तो कई सारी फसलें पर जो खेत में लगी हुई है वो है, और जो अपने गोदाम में है वो है। तो उनके आधार पर कीटों को अलग अलग भागों में बांटते हैं। तो शुरू करते हैं फसलों के आधार पर लगने वाले कीटों का। जो सबसे पहला प्रकार आता है वो आता है धान्य की फसलों में लगने वाला कीट। अब धान्य की फसल कौन सी हुई? जो अनाज होता है, जो अपने खाने में काम आता है, अनाज, मुख्य अनाज, तो उनकी बात करते हैं। तो उस पर लगने वाले कीट हैं कातरा, सफेद लट, दीमक, मक्खी और तना छेदक कीट। ये हैं वो जो धान्य की फसलों में लगने वाले हैं। यहाँ जो मक्खी की बात की है वो तने को, तना जो पौधे का तना होता है उस तने को पूरा का पूरा फील करने वाली, तने को हील करने वाली मक्खी होती है, उसको बोलते हैं टरों या तने वाली मक्खी। दूसरा होता है दलहन की फसलों में लगने वाले कीट। तो दलहन की फसलों के अंदर जो एक तो है चने की पत्ती छेदक, एक तो दलहन की फसलों में लगने वाले कीट, इसमें आता है चने का फली छेदक, कटुआलक, पर्ण सुरंगक और प्लम मोथ यानी पिच्छकी शल्भ, जो पत्तियों के प्रकार को डिस्ट्रॉय करता है। तो ये है दलहन की फसलों वाले। फिर बात करते हैं तिलहन की फसलों में लगने वाले कीट। तो तिलहन की फसलों के अंदर मुख्य अपने यहाँ पर सरसों होती है। तो यहाँ देखते हैं सरसों का मोयला, तिल का संपुट भेदक कीट, संपुट बोलते हैं कैप्सूल को, उसको तोड़ने वाला कीट। फिर बात करते हैं मूंगफली का पर्ण सुरंगक, जो मूंगफली की पत्तियों को, मूंगफली की फली को छेदता है। ये है अपना तिलहन की फसलों में लगने वाला। फिर बात करते हैं सब्जियों में लगने वाले कीट। तो सब्जियों में लगने वाले कीट है मटर का पर्ण सुरंगक कीट, हीरक पृष्ठ कवच, जिसका पृष्ठ भाग लाल रंग का होता है उसे बोलते हैं हीरक का पृष्ठ शलभ कीट। फिर है पिस्सू भृंग, फिर है सफेद मक्खी,
बैंगन का तना व फल भेदक कीट, ये मूल रूप से सब्जियों में लगने वाले कीट है। फिर बच्चों बात करते हैं फलों में लगने वाले कीट। तो फलों को जो लगने वाला कीट है वो है आम का फुदका कीट। फिर बात करते हैं छाल खाने वाला कीट और नींबू की तितली। ये तीन अपने सिलेबस में फलों में लगने वाले कीट है। और फिर बात करते हैं भंडारण में लगने वाले कीट, जो गोदामों में अपना अनाज स्टोर कर देते हैं, उनमें लगने वाले कीट को बोलते हैं भंडारण में लगने वाले कीट। तो वो है खपरा भृंग, दालों का घुन, चावल का घुन और लाल सुरसाली। ये वो कीट है जो भंडारण में लगने वाले कीट है। तो ये अपना पॉइंट था फसली कीटों का वर्गीकरण के अंदर। दूसरा पॉइंट है फसलों पर लगने वाले कीट। तो मैंने आपको बताया इसके अंदर धान्य की फसलों पर लगने वाले, दलहन की फसलों पर लगने वाले, तिलहन की फसलों पर लगने वाले, सब्जियों में लगने वाले, फलों में लगने वाले और भंडारण में लगने वाले कीट। तो आपने इनको देखा, जितने मैंने बताए उन सबके नोट्स पीडीएफ में आपको मिलेंगे, तो उसमें सबके एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब शुरू करते हैं आर्थिक आधार पर। तो बच्चों आर्थिक आधार पर कीटों को दो भागों में बांटा जाता है, एक तो लाभदायक कीट होता है और एक हानिकारक कीट होता है। लाभदायक कीट वो होते हैं जो डायरेक्टली हमें प्रॉफिट देता है, जैसे मधुमक्खी है, शहद मिलता है। हानिकारक कीट जो प्रत्यक्ष तौर पर हमें नुकसान पहुंचाती है, जैसे दीमक है, तो वो पादपों को, फसल को नष्ट कर देती है। तो इसमें अपन शुरू करते हैं आर्थिक आधार पर कीटों का वर्गीकरण। तो देखना, तो अपन ने देखा फसली कीटों का वर्गीकरण में फसलों पर लगने वाले कीट। अब अपन देखते हैं आर्थिक आधार पर लगने वाले कीट। आर्थिक आधार पर जो कीट होते हैं उनको दो भागों में बांटते हैं, एक होता है लाभदायक, एक होता है हानिकारक। लाभदायक कीट वो होते हैं जो प्रत्यक्ष तौर पर हमें फायदा देते हैं, जैसे मधुमक्खी, शहद मिलता है, रेशम कीट, रेशम मिलता है, लेडी बर्ड बीटल, जो कीटों को, जो हानिकारक कीट होते हैं, फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, उन कीटों को नष्ट करने वाला एक कीट होता है, उसको बोलते हैं लेडी बर्ड बीटल। वो फिर आता है क्राइसोपर्ला कॉर्निया, ये भी हानिकारक कीटों को नष्ट करता है। फिर बात करते हैं लाख का कीट, तो जो महिलाएं ज्वेलरी वगैरह पहनती है या पैकिंग में काम जो लाख होता है उसको पैदा करने वाला कीट, ये वो है जो लाभदायक कीट है, जो हमें प्रत्यक्ष तौर पर लाभ पहुंचाता है। दूसरा होता है हानिकारक कीट, जिसमें अपन पढ़ेंगे फली छेदक, हीरक पृष्ठ तितली, दीमक, फड़का। ये वो कीट है जो डायरेक्टली हमको आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये अपन इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, फिर चालू कर रहे हैं अपन वैज्ञानिक आधार पर कीटों का वर्गीकरण। तो बच्चों वैज्ञानिक आधार पर कीटों को मूल रूप से 29 वर्गों में बांटा गया है। पहले मैं बात करता हूं कीटों का जो संघ होता है, कीटों का जो संघ है वो है आर्थ्रोपोडा। ये धरातल पर सबसे बड़ा संघ है जिसमें सबसे अधिक सदस्य संख्या उपस्थित है। और इनका जो वर्ग है वो है इंसेक्टा, और ये इंसेक्टा वर्ग भी धरातल का सबसे बड़ा वर्ग है जिसमें सबसे अधिक संख्या में सदस्य उपलब्ध हैं। तो वैज्ञानिक आधार पर आर्थ्रोपोडा संघ समूह को मूल रूप से 29 वर्गों में बांटा गया है। 29 छोटे छोटे वर्गों में बांटा गया। और इनमें से जो मुख्य आवश्यक या मुख्य कृषि महत्व कीट है, मैं उनके नाम बोल रहा हूं, आप सुनना, मैं बोर्ड पर नोट कर दूंगा बाद में, तो आप सुनिए। तो सबसे पहले आता है ओडोनाटा, जिसका सदस्य है ड्रैगन फ्लाई। फिर बात करते हैं प्लेकोप्टोरा, जिसका एग्जाम्पल है स्टोन फ्लाई। फिर बात करते हैं तीसरा आर्थोप्टेरा, जिसका सदस्य है टिड्डा। फिर बात करते हैं डिक्टोप्टेरा, जिसका सदस्य है कॉकरोच। फिर बात करते हैं आइसोप्टेरा, जिसका सदस्य है दीमक। फिर बात करते हैं मेलोफेसा, जिसका सदस्य है बर्ड लाइट्स। नेक्स्ट बात करते हैं हेमिप्टेरा, जिसका सदस्य है मलकून। फिर बात करते हैं बाइसेप्टेरा, जिसका सदस्य है थ्रिप्स। फिर बात करते हैं मैक्रोप्टेरा स्कॉर्पियल, जिसका सदस्य है फ्लाई। फिर बात करते हैं नेक्स्ट लेपिडोप्टेरा, जिसका सदस्य है तितलियां। फिर बात कर रहे हैं डिप्टेरा, जिसकी सदस्य होती है मधुमक्खियां। फिर बात करते हैं हाइमेनोप्टेरा, जिसके सदस्य होते हैं बर्रे, ततैया, ये इसके सदस्य होते हैं। फिर बात करते हैं कोलियोप्टेरा, जिसका सदस्य होता है बीटल। तो ये कुल मिलाकर 13 वर्ग हैं जो अपने सिलेबस में कृषि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वैज्ञानिक आधार पर कीटों को इन 13 वर्गों में बांटा गया है। वैसे टोटल मैंने बताया आपको 29 वर्ग है, टोटल 29 है, बट 13 कृषि महत्व के इंपॉर्टेंट वर्ग हैं। और फसलों पर जो कीट अपन पढ़ेंगे आगे, ये देखो फसलों पर
तो टोटल 29 वर्ग थे, 29। तो वैज्ञानिक आधार पर टोटल 29 वर्गों में कीटों को बांटा गया है, जिसमें से 13 वर्ग हैं वो कृषि महत्व के लिए आवश्यक है। तो ये वैज्ञानिक आधार पर कीटों का वर्गीकरण किया गया था। अब इसमें जो जो कीट अपने सिलेबस के डिस्क्राइब करने वाले हैं, उन कीटों का हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं कि वो कहाँ रहते हैं, उनका मूल भोजन क्या है, वो कौन से पौधों को नष्ट करते हैं, उनका वर्गीकरण क्या होता है, उनका पोषक पादप कौन सा है, उनका जीवन चक्र क्या है, और उनको कंट्रोल कैसे करें, उनको नष्ट कैसे करें या प्रबंध कैसे करें, उनको नियंत्रित कैसे रखें। इन सब चीजों की जानकारी हम आगे टॉपिक में लेंगे, और इससे आगे टॉपिक में ही अपना 4 नंबर का बड़ा क्वेश्चन बनता है। तो अपन ने यहां तक बेसिक इंफॉर्मेशन ले लिया, जिसमें परिभाषा आ गई, जिसमें कीटों के सामान्य लक्षण मैंने आपको विद डायग्राम बता दिया, उसके बाद मैंने इसका वर्गीकरण आपको बता दिया। ये सारी चीजें आपको पीडीएफ में नोट्स में मिल जाएगी। उसके बाद अपन शुरू कर रहे हैं, अगला पॉइंट है वो है मुख्य कीट। मुख्य कीटों को हम 4 भागों में बांटते हैं। जो पहला आता है वो है खरीफ का, जिसमें कातरा, सफेद दाग, टिड्डा ये पढ़ेंगे। तो कैसे करना है इनका वो मैं बता रहा हूं आपको। जितने भी कीट अपने सिलेबस में डिस्क्राइब करने वाले हैं, विवरण देने वाले हैं, उन कीटों के अंदर हमको उनका वैज्ञानिक नाम, उसका वर्गीकरण, उसका लक्षण, उसका पोषक पादप, उसका जीवन चक्र, उसका प्रबंधन, इन सब के बारे में डिटेल हमको बात करनी है। एग्जाम में क्वेश्चन इसी प्रकार से आता है कि कीटों का वर्गीकरण, पर्टिकुलर कीट का नाम आएगा, जैसे कातरा, जैसे सफेद दाग, जैसे मेथी का, सरसों का मोइला। कीट का विवरण निम्न चरणों में दीजिए, वैज्ञानिक नाम, उसके लक्षण, जीवन चक्र, प्रबंधन। तो इस प्रकार से प्रश्न पूरा आता है और डिवाइड करते हैं उसको 4 नंबर में। तो शुरू करते हैं अपन। सबसे पहले अपना जो पहला कीट है वो है कातरा। ठीक है, तो बने रहिए। तो बच्चों शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कातरा। तो सबसे पहले हम इसका लिखते हैं वैज्ञानिक नाम। कातरा कीट का वैज्ञानिक नाम होता है एमसेक्टा मूरी। एमसेक्टा मूरी। जब भी वैज्ञानिक नाम लिखेंगे दोनों पदों को अंडरलाइन करते हैं, क्योंकि वर्गीकरण के नियमावली अपन ने पढ़ा है कि नाम जब हाथ से लिखा होता है तो उसे अंडरलाइन किया जाता है। इसमें जो पहला पद है वो वंश को दर्शाता है और दूसरा पद इसकी जाति को दर्शाता है। फिर बात करते हैं इसके वर्गीकरण की। तो बच्चों वर्गीकरण के अंदर जो बेसिक चीज हैं वो हमको ध्यान में होनी चाहिए कि इसका संघ कौन सा है, इसका वर्ग कौन सा है। जो पहले बात की थी संघ, आर्थ्रोपोडा, वर्ग इंसेक्टा। ये 2 चीजें कॉमन रहेगी सब में। फिर बात करते हैं इसके गण की। तो इसका जो गण होता है वो है लेपिडोप्टेरा। लेपिडोप्टेरा गण का सदस्य होता है। गण के बाद अपन बात करते हैं कुल की। तो इसका कुल होता है आर्कटिडी। ठीक है, और फिर बात करते हैं इसके वंश की। तो वंश ये लिखा हुआ है एमसेक्टा। और फिर जाति की बात करेंगे तो जाति नाम का अंतिम पद होती है मूरी। तो ये इसका वर्गीकरण आपके सामने आ गया। संघ इसका आर्थ्रोपोडा, वर्ग इसका इंसेक्टा, गण इसका लेपिडोप्टेरा, कुल इसका आर्कटिडी, वंश और जाति अपन ने इंसेक्टा मूरी नाम में लिख दिया है। तो सबसे पहले वैज्ञानिक नाम लिखा जाना चाहिए, फिर लिखते हैं इसका वर्गीकरण। ये लगभग सब में समान आएगा। ये आपको इसके नाम में याद करना पड़ेगा। बची 2 चीजें, तो वो 2 चीजें आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो डिफरेंट केवल इन्हीं का रहेगा, और मोस्टली वो भी इन दोनों में से एक तो कॉमन चल रहा है अपना। ठीक है, फिर बात करते हैं वर्गीकरण के बाद में लक्षण की। ये इसकी लार्वावस्था है और ये इसकी वयस्क अवस्था है।
तो जो कातरा कीट होता है उसका लक्षण क्या है, तो मैं कुछ बेसिक लक्षण बता रहा हूं कि ये सर्वभक्षी कीट है। मतलब ये सर्वभक्षी होने के कारण इसकी विशेषता ये सर्वत्र है, ये सभी जगह पाया जाता है, सब कुछ खा सकता है, इसीलिए सर्वभक्षी कीटों की श्रेणी में शामिल करते हैं। लेकिन उसके बावजूद ये भारत के उत्तरी क्षेत्र में सबसे अधिक रूप में पाया जाता है। इसके अलावा इसका जो एडल्ट होता है वो थोड़ा मोटा होता है, स्थूल होता है और मध्य वाला भाग। फिर बात करते हैं इसका जो प्रौढ़ का एडल्ट होता है वो मोटा स्थूल कीट होता है और जो साइज जो होती है उसकी मीडियम साइज होती है, न तो अधिक बड़ा होता है न एकदम छोटा होता है। और काले बिंदु वाले सफेद पंख पाए जाते हैं। इसके पंखों पर मूल रूप से ब्लैक स्पॉट प्रेजेंट होते हैं, ये इसके पंखों की पहचान है। फिर बात करते हैं इसके जो आगे वाले पंख होते हैं वो बाहरी किनारे पर सीने वाले पार्ट के पास सिंदूरी लाल रंग का होता है, ये इसकी पहचान है। जो पंख का हिस्सा होता है जो वक्ष वाले क्षेत्र की तरफ होता है और उदर वाले क्षेत्र की तरफ होता है वो हिस्सा सिंदूरी लाल रंग का होता है, ये इसकी पहचान होती है। तो लक्षणों के अंदर आपको ये चीजें मेंशन करनी होती है, लक्षण पॉइंट टू पॉइंट लिखे जाते हैं। फिर बात आगे देख रहे हैं अपन, इसका जो पूर्ण विकसित कैटरपिलर यानी इसका लार्वा होता है, पूर्ण विकसित जो लार्वा कैटरपिलर होता है वो लगभग 40 से 50 mm लंबा होता है, 40 से 50 मिलीमीटर लंबा होता है और पूरा शरीर लाल भूरे रंग के बालों से ढका होता है और सिर वाला हिस्सा होता है वो डार्क ब्राउन कलर का होता है, ये इसकी मुख्य पहचान होती है। तो वापस नोट करना, लक्षणों के अंदर बात कर रहे थे कि इसका जो प्रौढ़ होता है, इसका जो वयस होता है वो मोटा स्थूल मध्यम आकार का होता है और कैटरपिलर की जो लेंथ होती है वो 40 से 50 सेंटीमीटर और उसका रंग होता है वो लाल भूरा और सिर होता है गहरे भूरे रंग का होता है। फिर बात करते हैं लक्षण के बाद में पोषक पादप कि यह किन किन पादपों से पोषण प्राप्त करता है। तो अभी अपने बात की थी कि खरीफ के कीट हैं, तो खरीफ की जो फसलें होती है तो मैं मेंशन कर रहा हूं, जैसे बाजरा, मक्का, ज्वार के बाद में ग्वार, मूंग, मोट, सनई, ये वो पादप हैं जिनसे ये पोषण प्राप्त करता है। ठीक है, तो पोषण की बात कर ली। फिर बात करते हैं क्षति और महत्व। क्षति मतलब हानि और इंपॉर्टेंस देखते हैं क्या क्या करता है ये। तो इस कीट का जो मुख्य जो इफेक्ट होता है वो बेसिकली जमीन पर कम वर्षा वाले क्षेत्रों पर अधिक होता है। जमीन पर जहां कम वर्षा हो रही है उन क्षेत्रों के अंदर इसका अधिक होता है। राजस्थान में आप देख रहे हो ये सारी कंडीशन राजस्थान में अप्लाई होती है। फिर बात करते हैं कीट की जो सुंडी यानी लट अवस्था होती है वो पादप के मुलायम और कोमल भाग होते हैं, जैसे पत्तियां होती है या फिर तने के शीर्ष भाग होते हैं, इनके ऊपर रहते हैं और इन्हीं को भोजन के रूप में ग्रहण करती है। और जैसे इनका आकार बड़ा होता है तो भी वहां से रवाना होकर पादप की दूसरी बड़ी पत्तियां होती है उनको खाना चालू कर देती है। तो धीरे धीरे ये छोटे मुलायम भागों को, छोटे वाली अवस्था तो छोटे मुलायम भागों को और बड़ी अवस्था पत्तियों को नष्ट करना चालू करती है, जिससे कुछ ही समय के अंदर पादप पूरा नष्ट हो जाता है। तो ये बहुत हानिकारक रूप से, बहुत तेजी से पादपों को नुकसान पहुंचाती है। तो ये इसका बहुत ही हानिकारक और डेंजरस इफेक्ट है कि कम से कम समय में तेजी से फसल को नष्ट कर देती है। तो इसीलिए इसका प्रबंधन करना बहुत जरूरी है। तो आज की क्लास में हम इतना लेते हैं, कल बात करेंगे इसके जीवन चक्र की। तो जीवन चक्र के अंदर क्या क्या इसकी व्यवस्थाएं होती है, कैसे ये विकसित होता है, वो बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आप यहाँ पे बने रहना। नोट्स आपको पीडीएफ के साथ में मिल रहे हैं, इसको तुरंत आप मेंशन करना और तभी आपका टॉपिक क्लियर हो पाएगा। सो थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।